हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। माय नेम इज़ मोहम्मद शकील पठान और आज हम लोग एसएससी जेईई 2014 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। ओके, और ये मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ था। और जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस पेपर्स जो सोल्यूशन नहीं देखे हैं 2013 का भी हमने सॉल्व किया है और उससे पहले भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और 2015, 16, 17 जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं 2019 तक हम लोग उन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिससे कि आपको अपने पेपर के अंदर जो होने वाला है 2020 के अंदर, 21 के अंदर, उसमें वेटेज का आइडिया लग जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने % क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो ये पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पर बन रहा है, तो जिन लोगों ने नहीं देखे प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 2014 सिविल इंजीनियर्स एसएससी जेईई। ओके, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है द मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। देखिए, मैनोमीटर से कई बार क्वेश्चन आएंगे, यही आएगा मैनोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जेईई में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके, तो इनके लिए प्रिपेयर रहिए। मैनोमीटर का काम क्या है दो फ्रेंड्स? मैनोमीटर का काम है यहाँ पर प्रेशर को मेजर करना। ओके, लेकिन अगर ये आ जाए कि मैनोमीटर जो है गैस के लिए प्रेशर मेजर करता है या लिक्विड के लिए, तो आंसर आपका होगा कि मैनोमीटर गैस और लिक्विड दोनों के लिए प्रेशर मेजर करता है। ओके, जनरली इसको लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है और बैरोमीटर को हम लोग गैस के लिए यूज़ करते हैं, बट मैनोमीटर कैन ऑल्सो मेजर द प्रेशर इन गैसेस। ओके, सो ये क्वेश्चन कभी भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप लोग ये सोचिए कि मैनोमीटर हमेशा लिक्विड का प्रेशर मेजर करता है। नो, इट कैन मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस ऑल्सो, बट वी प्रिफर मैनोमीटर टू मेजर द प्रेशर इन लिक्विड। Now come to the next. Capillarity is due to its mind blowing question बेटा। जब भी लोगों ने कैपिलरिटी पढ़ते हो तो कोहेंशन और एडेंशन फोर्स से आप पढ़ते हो। जब मैं कैपिलरिटी समझाऊंगा तो आपको यहाँ पर उसके अलावा समझाऊंगा कोहेंशन और एडेंशन फोर्स के, और वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और इस ऑप्शन में सरफेस टेंशन कहीं नहीं दिया, और केवल इसी ऑप्शन में दिया है सी में, इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखिएगा, कैपिलरिटी का फिनोमेना इज नॉट बिकॉज ऑफ कोहेंशन, नॉट बिकॉज ऑफ एटेंशन, इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। डोंट कंफ्यूज इन दिस। कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर जब कैपिलरी राइज होता है तो इसलिए होता है कि ट्यूब के मॉलिक्यूल उसको खींचते। यस, लेकिन जो मॉलिक्यूल उनको खींचते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स बनता है वो सरफेस टेंशन के बराबर बनता है। इसीलिए आप जब कैपिलरी राइज की हाइट का फॉर्मूला लिखते हो तो उस कैपिलरी राइज की हाइट के फॉर्मूले में 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी लिखते हो, तो ये जो सिग्मा है ये क्या होता है? ये सरफेस टेंशन होता है उस लिक्विड का। ओके, और हम यहाँ पर बताऊंगा कि सरफेस टेंशन भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो लेकिन ये तब बताएंगे जब हम डिटेल में सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे इन अवर रिवीजन लेक्चर। रिवीजन लेक्चर में भी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो उसके डिटेल में हम जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको प्लीज़ फॉलो अवर चैनल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली। मैं हर कंपटीशन एग्जाम के लिए सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। ओके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारी प्रिपरेशन यही हो जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, जब मैं पढ़ा के चुकूँ उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको अपना आप समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी इंटू डी। तो आंसर यहाँ पर सी आएगा। हमेशा याद रखना, सी कई बच्चे कंफ्यूज होकर कोहेंशन भी लगा सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पासेस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। देखिए, जब भी फ्लो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो उसको ओपन चैनल कहते हैं। ओपन चैनल का फ्लो क्या होता है? अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन, या फिर ओपन चैनल का वो फ्लो होता है जिसके अंदर फ्री सरफेस एग्जिस्ट करती है। ओपन फ्लो हमेशा ओपन चैनल नहीं होता। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर जब फ्लूइड जो है ओपन में फ्लो होगा तो ओपन चैनल होगा, जैसे नदी। सर नहीं बेटा, अगर फ्लूइड पाइप के अंदर भी फ्लो हो रहा है तो भी ओपन चैनल हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि इसकी जो टॉप सरफेस हो वो फ्री सरफेस हो और इस पे जो प्रेशर हो वो क्या हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो फ्लो अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट एनी प्रेशर डिफरेंस इज नोन एज ओपन चैनल फ्लो, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है सिविल में। पहले
रेक्टेंगुलर नॉच के लिए पूछा था, अब ट्रायंगुलर के लिए पूछा है। ये हमेशा फॉर्मूला दोनों का आपको याद करना है, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल के लिए। और फॉर्मूले में बेटा एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है कि डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए बेटा इसका जो फॉर्मूला देखेंगे 8/15 √2g tan θ/2 h की पावर 5/2। तो इसका मतलब जब हम v नॉच की बात करते हैं, डिस्चार्ज थ्रू v नॉच, तो इसके अंदर जो डिस्चार्ज होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू h की पावर 5/2 और प्रोपोर्शनल टू tan θ/2। बट यहाँ पर इन्वर्सली दे रखा है, तो इट इज नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan θ/2 एंड h 5/2। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दो होती है, एक तो आरपीएम होती है, रोटेशन पर मिनट, ओके, एक रेडियन में होती है। और दोनों रोटेशन पर मिनट में क्या है, रोटेशन ऊपर है, रोटेशन कोई डायमेंशन क्वांटिटी तो है नहीं, पर मिनट मतलब 1/t। तो 1/t का मतलब क्या हो गया? t की पावर -1। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो t की पावर -1 होती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो कांस्टेंट डज नॉट हैव एनी यूनिट। देखिए और यहाँ पर आपको दे रखा है केजिस कांस्टेंट और मेनिंग्स एन। ओके, मेनिंग्स एन या मेनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट कब आता है? जब हम वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं इन ओपन चैनल। और केजिस कोफिशिएंट भी तभी आता है जब हम वेलोसिटी की कैलकुलेशन करते हैं इन ओपन चैनल। और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये कोई डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं है, इसलिए इनके जो कोफिशिएंट है इनकी डायमेंशन होती है, इनकी डायमेंशन लेस नहीं होते इनके कोफिशिएंट। इसलिए ना तो मेनिंग्स का एंड में डायमेंशन लेस होगा क्वांटिटी, ना ही केजीस का सी जो है वो डायमेंशन लेस होगा, बिकॉज दे आर नॉट अ डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला, दे आर जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड फार्मूलाज। ओके, सो दैट्स वाई इन ओपन चैनल बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, वो सारे कांस्टेंट के अंदर कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा। तो अगर इनकी डायमेंशन की बात करें तो सी की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी, सी की डायमेंशन होती है आपकी l की पावर 1/2, l की पावर 1/2 t की पावर -1। ये आपको याद रखनी है, ये सी का डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसी तरह से मेनिंग n का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका t l की पावर -1/3। ओके, और c और n में जो रिलेशन होता है, c होता है 1/n r की पावर 1/6। r होता है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, जो एरिया वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर होता है, दैट इज द रिलेशन। तो ये आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार सी की यूनिट पूछ लेगा तो यूनिट याद रखना है, मेनिंग्स की यूनिट पूछ लेगा तो मेनिंग्स याद रखना है, फॉर्मूला पूछ लेगा कि वेलोसिटी निकालने के लिए केजीस फॉर्मूला c√r(s), s क्या स्लोप है, r क्या हाइड्रोलिक रेडियस, c क्या केजीस कोएफिशिएंट, v क्या वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो दैट इज द फॉर्मूला। ऐसे और भी फॉर्मूले हैं वेलोसिटी को मेजर करने के। Now come to the next question. It's very very interesting question. Each term of Bernoulli equation represent। देखिए बर्नौली इक्वेशन के अंदर क्या होता है, पहले बताइए बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो P + 1/2 ρv² + g या ρgz, ये फॉर्मूला आता है इक्वल टू कांस्टेंट जब डेरिवेशन करते हैं फ्रॉम आयलर इक्वेशन, इसी को हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर अगर आप टर्म देखें तो ये जो है हाफ ρv², ये क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी की टर्म। तो हाफ ρv² के अंदर ऑब्वियस सी बात है ये तब आएगा जब mv² के अंदर अगर आप वॉल्यूम से अपॉन कर दोगे तो मास को हम क्या लिख सकते हैं, 1/डेंसिटी × वॉल्यूम। तो ऊपर नीचे से जब वॉल्यूम कट जाता है, और वॉल्यूम क्या है यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम कट जाता है तो हाफ ρv² आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर pv क्या है, एक फ्लो वर्क है, ठीक है। यहाँ पर पीवी होगा, यहाँ पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी टर्म है, जब इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, जब इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, जब इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्लो एनर्जी बन जाता है। इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी टर्म है दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से डेंसिटी हटा ली जाए तो ये एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले से हम जी भी हटा लें तो ये एनर्जी पर यूनिट वेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या, क्योंकि ये इनिशियल बर्नौली इक्वेशन की बात कर रहा है। अदरवाइज ये
आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही हो सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन में तीनों ही टर्म हो सकती है, एनर्जी पर यूनिट मास भी हो सकता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी हो सकता है, और एनर्जी पर यूनिट वेट भी हो सकता है। जब एनर्जी पर यूनिट वेट होता है तो बर्नौली इक्वेशन की हर टर्म प्रेशर हेड के रूप में या हेड के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। एनर्जी पर यूनिट मास में हाफ रो में स्पेसिफिक एनर्जी के रूप में रिप्रेजेंट की जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों साथ में दे रखे, स्पेसिफिक एनर्जी और एनर्जी पर यूनिट मास दोनों का एक ही मतलब है। तो बी और डी तो खट गए। यहाँ पर कहीं पे भी हेड की बात नहीं की उसने, एनर्जी हेड की बात नहीं की, केवल एनर्जी की बात कर रहा है, इसलिए ये वाला टर्म भी खत्म हो गया। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि बर्नौली इक्वेशन की जो हर टर्म है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको बोला है द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट टू ऑफ 4.5 मीटर ऑफ वाटर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। जब भी ऐसा हो कि किसी का हेड दे रखा है और किसी दूसरे के हेड के टर्म में आपसे प्रेशर पूछा है, तो एक ही चीज़ याद रखिए कि जब हम प्रेशर हेड के टर्म में प्रेशर रखते हैं तो H1 इक्वल टू क्या होगा, P प्लस ρ1G। जिस भी फ्लूइड की टर्म में देखा है उसके टर्म में आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे दूसरे के प्रेशर हेड में तो H2 इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन ρ2G। ओके, अब ऊपर वाला मिटा देते हैं, ऊपर वाले की कोई ज़रूरत है नहीं हमको। ओके, तो ऊपर वाला लव कर देते हैं। सो देखिए यहाँ पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, केवल क्या हो रहा है यहाँ पर डेंसिटी चेंज करने से प्रेशर हेड कॉलम में चेंज आ रहा है। पहले वो कॉलम किसका है, वाटर का, अब वो कॉलम किसका हो गया, उस ऑयल का जिसकी डेंसिटी 0.9, जिसकी डेंसिटी 900 है। यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, इसका मतलब डेंसिटी 900 होगी, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तभी क्या आएगा, डेंसिटी आएगा। तो 900 बेसिकली डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी सबको पता है 100 है। तो एक टर्म बताइए, तो P इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ρ1GH, और इसी तरह से P इक्वल टू ρ1GH1 ρ2GH2 लिखा जा सकता है। दोनों में P कॉमन है, तो दोनों को अगर एज यूजल लिखें H1 इक्वल टू ρ2GH2, तो देखिए G से G कट जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा ρ1H1 इक्वल टू हो जाएगा ρ2H2। तो अगर आपको वाटर दे रखा है और उसका हेड दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर की डेंसिटी लीजिए 1000 और हेड कितना दे रखा है 4.5, और किसके टर्म में पूछा है 900 की, तो उसकी डेंसिटी लीजिए और यहाँ पर H2, तो इस H2 की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी। इससे अपॉन करिए, तो देखिए यहाँ पर इसको अपॉन करेंगे तो H2 इक्वल टू क्या होगा 4.5 अपॉन 0.9। ओके, और ऑब्वियस ही बात है 0.9 से अपॉन करोगे तो इंक्रीज होगा, तो इसमें और कोई आंसर नहीं आएगा, केवल 5 है। ये कैलकुलेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं थी, आपको साफ पता होगा कि जो वाटर का हेड होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी इससे ज़्यादा है, वो इससे कम होगा, जबकि इसका हेड इससे ज़्यादा होगा, तो आंसर ऑब्वियसली कि 4.5 से ज़्यादा आना है, तो आंसर इज 5। देखते ही लगा सकते थे फ्रेंड, देखते ही लगा सकते थे, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आंसर इजीली आ जाएगा। उसके बाद आएगा टिपिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विल हैव फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन। ऑब्वियस ही बात है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हाइड्रोलिक मशीन क्या होगी, जो कि फ्लूइड से चलती है, और फ्लूइड से हाइड्रोलिक टरबाइन चलता है, हाइड्रोलिक पंप इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, तो आंसर यहाँ पर ए आएगा, हाइड्रोलिक टरबाइन। उसके बाद आता है डार्सी-विज़बैक इक्वेशन टू कैलकुलेट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर फ्लो थ्रू पाइप इज एप्लीकेबल व्हेन फ्लो थ्रू पाइप कैन बी। देखिए यह भी आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब डार्सी-विज़बैक इक्वेशन का फॉर्मूला निकाला जाता है तो वो डायमेंशनलेस एनालिसिस से निकाला जाता है, जो कि बकिंघम पाई थ्योरम और रेले थ्योरम से आता है। जब डायमेंशनलेस एनालिसिस से इस फॉर्मूले को निकाला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये कंसीडर नहीं किया गया कि फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, और जब यहाँ पर ये कंसीडर नहीं किया गया कि फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा माय फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वैलिड फॉर लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो, बिकॉज यू कांट स्पेसिफाई, यू नॉट स्पेसिफाई, क्योंकि डायमेंशनलेस एनालिसिस में हम फ्लूइड फ्लो को एनालिसिस नहीं कर सकते। हम जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो एनालिसिस किया, अज्यूम करते हैं कि भाई लेमिनार है या टर्बुलेंट है, बट इस कंडीशन में हमने ऐसा कुछ माना नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन इज वैलिड फॉर लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो, बट फ्लो मस्ट बी स्टडी, फ्लो मस्ट बी स्टडी। ये याद रखिएगा कि एक ही कंडीशन है, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, ओनली स्टडी फ्लो के लिए। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर स्टडी फ्लो एंड वैलिड फॉर
for laminar as well as turbulent, laminar as well as turbulent मतलब फ्लो तो कोई भी हो बट फ्लो मस्ट बी स्टडी। तो आंसर यहां पर आएगा डार्सी इक्वेशन कैलकुलेट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज वैलिड फॉर लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो। तो आंसर यहां पर आ गया सी। सो माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि कितना इजीली यहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है टॉपिक, तो हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स का, आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके उस टॉपिक को बहुत ब्यूटीफुली मैं समझाऊंगा, बहुत डिटेल में मैं उस टॉपिक को समझाऊंगा। ओके, तो मैंने आपको पहले भी इसकी स्ट्रेटजी बताई है, हमारा रूट क्या है सेलेक्ट होने का। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर करेंगे, क्वेश्चन पेपर में से वो टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे जो हम लोग भूल रहे हैं या जिसके कंसेप्ट हमें नहीं आते और वो हमारे पेपर में फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। और जब हम उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो थ्रू द रिवीजन क्लासेस उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये हमारा शॉर्टेस्ट 90 डे में प्रिपरेशन प्लान था और इसी पे मैं वर्क कर रहा हूं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि जब पेपर होगा, जिस दिन पेपर होगा, इस स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंस उस दिन ही समझ में आएगा।